वेलकम एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है वो हम न्यू नॉवेल अपना स्टार्ट करेंगे। नॉवेल का नाम जो है वो है तकदीर के दो दरिया, रिटन बाय मी यानी कि नॉवेलिशियस। नॉवेल शुरू होने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। सिर्फ व्यू ही ना किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें ताकि आपके साथ साथ मुझे भी खुशी हो लिखने में। शुक्रिया। नॉवेल महक, खुशबू या जहर, तकदीर के दो दरिया। गली के किनारे छोटी सी दुकान में तेल उबल रहा था। उसमें से उठते बुलबुले और खुशबू पूरे मोहल्ले को अपनी तरफ खींच रहे थे। फारिस इकबाल अपने हुनर में मुहारत के साथ गरम तिल में समोसे और पकोड़े डाल रहा था। सबों पर हल्की सी मुस्कुराहट, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में जाजिब नजर एतमाद। ऐसे लगता था जैसे पूरी गली का दिल उसी के हाथ में है। उसके उसकी हंसती हुई आंखें, लबों पर नरम सी मुस्कुराहट उसे और भी दिलकश बना रहे थे। ग्राहकों की कतार, शोर शराबा और तलते हुए समोसों की खुशबू, सब कुछ फारिस के गिर्द एक खास रौनक पैदा कर रहा था। फारिस ने अपने हाथों में मुहारत के साथ पकोड़ों को पलटाया और दुकान में खड़े छोटू को आवाज दी। छोटू, अहमद भाई को 100 रुपए के पकोड़े दे दे। छोटू ने फौरन सिर हिलाया। जी फारिस भाई। अहमद भाई हंसते हुए बोले, फारिस बेटा, तुम्हारे पकोड़े तो पूरी गली में मशहूर हैं। फारिस ने हंसते हुए अपने लबों पर वो नरम सी मुस्कुराहट रखी जो हर किसी के दिल को छू ले। उसकी मौजूदगी में दुकान की छोटी गली भी जैसे बड़ी लग रही थी। उसी में एक हसीन, बड़ी आंखों वाली लड़की सामने आकर बोली, मशहूर कचौरी समोसे पकोड़े वाले की, एक कचौरी हमें भी दे दे। महक जलाल, बाल खुले, हल्का मेकअप, लबों पर मुस्कुराहट और दिलकश अंदाज में खड़ी थी। फारिस ने उसे देखा और उसके लबों पर जो मुस्कुराहट थी वो लम्हा भर के लिए उसके सामने रह गई, मगर एकदम घबराहट से कहा, हाथ हटा दो, जल जाएगा। महक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके होते हुए ये कैसे जल सकता है जनाब फारिस इकबाल साहब। फारिस की आंखों में हल्की सी चमक आई और उसकी मौजूदगी दुकान के शोर में भी उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रही थी। उसी लम्हे इशाल जवेरिया, गफर शाह ने महक को थपथपाया और हल्की सी आवाज में कहा, ओए, भूलो मत, हम गली के किनारे खड़े हैं, किसी ने सुन लिया तो मार पड़ेगी घर जाकर। इशाल जवेरिया जफर शाह, महक के ताया जान की बेटी, दिल की साफ, खुश अखलाक, हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट रखने वाली लड़की, मगर अंदर से इतनी ही दुखियारी, परेशान रहने वाली, मगर अपनी हर परेशानी को एक हंसी से सामना करती। फारिस ने एक लम्हे के लिए दोनों को देखा, फिर नरम आवाज में कहा, आप दोनों अंदर आए, यहाँ बैठे। दोनों एक मेज पर बैठी और फारिस ने अपने हाथों से गरम गरम समोसे प्लेट में डाले, साथ फारिस के हाथ की मशहूर हरी चटनी भी रखी। इशाल जवेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे फारिस भाई, हम नहीं खाएंगे। महक ने एक बाइट लेते हुए कहा, अरे मैं हूं ना, हर बार की तरह तेरे हिस्से के भी मैं ही खाऊंगी। फारिस हंस दिया और मोहब्बत से महक को देखने लगा। वो दिलकश अंदाज से समोसे खा रही थी। महक ने खाते खाते इशाल जवेरिया से कहा, तू तो पागल है एकदम, जो ये समोसे छोड़ती है। अरे खाओ पियो ऐश करो। वैसे डॉक्टर से तुम्हें कहा है कि तुम्हारा मोटापा खाने से नहीं, तुम्हारे स्ट्रेस की वजह से है। इशाल जवेरिया का मुंह एकदम उतर गया। उसने शर्मिंदगी से फारिस की तरफ देखा, फिर कहा, महक, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करें। बोल रही है, कहाँ बोल रही है और क्या बोल रही है। महक ने एकदम कहा, यार सॉरी, क्या हो गया, मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ और फारिस को गैर नहीं, तुम्हारे होने वाले जीजू ही तो हैं। फारिस मुस्कुरा दिया। महक ने मजीद कहा, अब तुम खाओ ना,
अब तुम खाओ या ना खाओ, मैं तो खाऊंगी। हम अपने जनाब फारिस के हाथ के समोसे खाने के लिए डिफेंस से आते हैं यहाँ इस छोटी सी गली में। महक की बात सुनकर इशाल जवेरिया थम गई और फारिस के चेहरे पर भी मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। वो कुछ नाराजगी और झिझक के साथ मुड़ा ही था कि अचानक महक ने उसका हाथ थाम लिया। देखे ना जनाब, कहाँ जा रहे हैं? फारिस ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। ग्राहक आ रहे हैं, समोसे तलने हैं मुझे। महक ने शरारत से आंखें घुमाई। तो जान, आप छोटू को कह दें आपकी महबूबा आई है, थोड़ी देर बात कर लें। पता नहीं है कब मुलाकात हो दोबारा। फारिस ने बेचैनी से इर्द गिर्द देखा, फिर आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, महक, हाथ ना पकड़ा करें, ये गली है। किसी ने देख लिया तो आपकी इज्जत पर बात आएगी और हमारी बदनामी होगी। इशारा जवेरिया चुपचाप सुनती रही। उसने बीच में आना मुनासिब ना समझा। महक ने नाक चढ़ाई। तो मान जाओ घर दामाद बनने को, ये छुप छुप कर मिलने की जरूरत ही ना पड़ेगी। फारिस ने गहरी सांस ली, पसीना साफ किया और बेहद संजीदगी से कहा, महक, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं घर दामाद बन जाऊँ। मैं आपकी हर ख्वाहिश अपने पैसे से पूरी करना चाहता हूँ। महक ने जिद से होठ बाहर निकाले। कोई कैसे ही खोल दो, मैंने तुम्हें गोल्ड की चेन दी तो है, दी तो थी, क्यों वापस की तुमने? ये बात सुनकर इशाल जवेरिया एकदम मुंह पर हाथ रख गई। फारिस ने एक लम्हे को इशाल जवेरिया की तरफ देखा और महक की आंखों में देखकर बड़े सुकून से कहा, आपने भले अपनी गोल्ड की चेन मुझे दी थी, मैंने उसी लिए वापस की क्योंकि मैं मांग कर मोहब्बत नहीं निभाना चाहता। कुछ बनूंगा तो अपने जोर पर, और वैसे भी मुझे आपकी चेन की नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए। मर्द तब कामयाब होता है जब उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरी माँ की किस्मत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और आगे आपकी किस्मत मिल जाए। पैसा तो औरत के नसीब का होता है। मर्द की मेहनत तब रंग लाती है जब साथ किसी औरत का होता है। महक एकदम खड़ी हो गई। तो बना दो ना मुझे अपनी बीवी। ये सुनते ही इशाल जवेरिया भी हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। फारिस ने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, महक, आपकी माँ की शर्त आपको याद है ना? मैं किसी भी कीमत पर घर दामाद नहीं बनूंगा। जितना हो सका कमाऊंगा और इज्जत से रिश्ता लाऊंगा। उम्मीद है कि आपके वालिद और ताया इनकार नहीं करेंगे। महक ने फौरन कहा, वो तो नहीं करेंगे क्योंकि इकबाल अंकल हमारे यहाँ ड्राइवर हैं। ताया अब्बू उनको मना नहीं करेंगे, मगर शर्त यही रखेंगे कि तुम घर दामाद बनो। तो मान जाओ ना, अभी से घर दामाद बन जाओ। फारिस ने बेबसी से उसे देखा। विशाल जवेरिया खामोशी से खड़ी रही। फारिस ने एक आह भरकर कहा, महक, आपने जब पहली बार कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, तब मैंने इसी वजह से आपको समझाया था कि मेरी और आपकी हैसियत में बहुत फर्क है। मगर आप नहीं मानी। आपने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे मोहब्बत करूं। अब ये काम भी आपका है कि आप अपने ताया जान और अपने बाबा को मनाएं। मैं भी तो अपने घर वालों को मना कर ही आऊंगा ना आपकी तरफ। इतने में इशाल जवेरिया का फोन बजा। मैं स्क्रीन देखी, पापा लिखा था। वो घबरा गई। मर गए महक। चले, लगता है इकबाल अंकल ने आज फिर बता दिया कि हम गाड़ी के बजाय आज भी पॉइंट में आए हैं। महक ने सर पीट लिया। शिट यार। फारिस हंसा और इशाल जवेरिया की तरफ देखते हुए कहा, मेरे अब्बू इतने भी बुरे नहीं है छोटी मालकिन। इशाल जवेरिया ने फौरन कहा, बात वो नहीं है फारिस भाई, पापा गुस्सा करते हैं हम पर फिर। एक तो इकबाल अंकल की तरफ से हर छोटी छोटी खबर पहुंचा दी जाती है उन्हें। फिक्र है, हम मानते हैं, मगर थोड़ी सी आजादी भी तो होनी चाहिए ना। हम बड़े हो गए हैं आखिर। फारिस ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, चलें, आप दोनों जाएं।
वरना मेरे अब्बू जरूर यहाँ तक आ जाएंगे। उन्हें पता है कि आप दोनों जरूर यहाँ आएंगी मेरे हाथ के समोसे और कचौरियाँ खाने। तीनों हंस पड़े। फारिस ने मोहब्बत से महक को देखा और महक ने नाराजगी से मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। विशाल सवेरे हंसती रही, मगर दिल के अंदर कहीं कोई ख्वाहिश, कोई हसरत उन समोसों और कचौरियों को देखकर चुपचाप जा दी। और फिर वो अपनी वजन के खौफ से उन चीजों से दूर हट गई। अभी वो तीनों बातों में मशगूल ही थे कि अचानक पीछे से एक भारी और रोबदार आवाज आई, तो यहाँ है आप दोनों। तीनों ने एकदम चौंक कर एक साथ पलट कर देखा। वहां इकबाल साहब खड़े थे, शाह खानदान के सबसे पुराने वफादार मुलाजिम। वो आगे बढ़े और अदब से बोले, बेटे जी चले घर, बड़े साहब जी इंतजार कर रहे हैं। विशाल जवेरिया ने शरारती अंदाज में मुस्कुराहट के साथ पूछा, इकबाल अंकल, आपने आज भी पापा को हमारी शिकायत लगा दी? इकबाल साहब ने सर झुकाकर जवाब दिया, नहीं बेटे जी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा काम ही यही है और इसी काम के लिए तो मैं रखा गया हूँ। फिर उनकी नजर फारिस पर पड़ी तो बोले, अरे और तुम बेटा, जब तुम्हें मालूम है कि इनको तुम्हारे हाथ के समोसे पसंद है तो मेरे साथ भेज दिया करो इनके लिए। फारिस ने नजर झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, जी अब्बू। महक ने फौरन बीच में बोलते हुए कहा, ओहो अंकल, अब फारिस को ना डांटा करें, इस बेचारे का क्या कसूर, गलती हमारी थी। और वैसे भी विशाल जवेरिया है ना, साया जान को संभाल लेगी, आखिर इकलौती जान जो है उनकी। विशाल जवेरिया हल्का सा मुस्कुराकर खामोश रही। अचानक महक ने हाथों से अचानक महक ने हाथों से हवा झुलाते हुए कहा, ओहो, मुझे तो गर्मी लग रही है, चले यहाँ से। ये कहते हुए वो तेजी से आगे बढ़ी और गली से निकलकर गाड़ी में बैठ गई। विशाल जवेरिया भी उसके पीछे पीछे गाड़ी में जा बैठी। फारिस उन्हें जाता देखता रहा। इकबाल साहब अपनी जगह पर बैठ गए और गाड़ी आगे बढ़ा दी गई। रास्ते में महक ने परेशानी से पूछा, यार विशाल जवेरिया, अब क्या होगा, आज कैसे बचेंगे ताया जान से? विशाल जवेरिया ने पुरसुकून अंदाज में कहा, देखते हैं, ये बात तो वहां जाकर पता ही लगेगी। महक ने मुंह बनाया और खामोश हो गई। विशाल जवेरिया ने उसे समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो, हम हैं ना, संभाल लेंगे। इकबाल साहब मुस्कुराते हुए बोले, बेटे जी, वाहिद आप ही हैं जिन्हें बड़े साहब डांट नहीं सकते। विशाल जवेरिया ने उनकी बात सुनी और फौरन बोली, अंकल ऐसा नहीं, पापा हमें भी डांटते हैं। महक ने फौरन टोका, हाँ, जब तुम डाइट करती हो तब डांट पड़ती है, वो भी प्यार वाली। विशाल जवेरिया एकदम खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। सामने एक मेडिकल स्टोर था जहां एक गरीब औरत अपने बच्चे के लिए दवाइयां लेने खड़ी थी। मगर जब उसने अपना बटुआ देखा तो दवाइयां लिए बगैर ही मरने लगी। ये मंजर देखकर विशाल जवेरिया फौरन कहा, अकबर अंकल, एक मिनट, गाड़ी ना चलाएं। वो तेजी से उतरी और उस औरत के पास गई। बैग से कुछ पैसे निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। औरत ने हैरत से देखा, फिर चेहरे पर शुक्रगुजारी की रोशन मुस्कुराहट आ गई। उसने विशाल जवेरिया के सिर पर हाथ रखकर दुआ दी और कहा, बेटी, ये बहुत ज्यादा है, आप खुले ले जाएं। विशाल जवेरिया बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराई, इसे कुछ खिला देना, बाकी काम आ जाएंगे आपके। औरत ने कहा, खुश रहो बेटी। विशाल जवेरिया ने जाते हुए आहिस्ता से कहा, दुआ कीजिएगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी सेहत बेहतर हो जाए। वो पलट कर गाड़ी में बैठ गई और बोली, अंकल चलाएं। महक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बात नहीं आओगी ना, आज की पॉकेट मनी भी किसी को दे दी? विशाल जवेरिया ने नॉर्मल लहजे में कहा, तो क्या हुआ, किसी के काम आ गई, हम क्या करेंगे इन पैसों का? महक ने फौरन शरारत से कहा, तो मुझे दे दिया करो, इससे बेहतर है। फिर बात करते करते एकदम रुक कर बोली, मेरा मतलब, मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लूंगी। विशाल जवेरिया ने शांत लहजे में जवाब दिया, आपको किस चीज की जरूरत है?
आपके पास तो पापा की तरफ से दिया हुआ क्रेडिट कार्ड है ना, उसी से ले लिया करें। महक ने मुंह फेर लिया। गाड़ी शाह बंगलों के सामने रुकी। गार्ड ने दरवाजा खोला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। दोनों उतरी। महल जैसे घर के अंदर दाखिल हुई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। महक ने सुकून का सांस लेते हुए कहा, ओह ओए, आज तो बच गए। शाल जवेरिया हल्की सी मुस्कुराई। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, लाइट ऑन की, मगर अगले ही लम्हे दोनों की सांसें रुक गईं, आंखें खौफ से फैल गईं, क्योंकि सामने कोई शख्स खड़ा था, बिल्कुल खामोश, और उन दोनों को घूर रहा था। महक ने चौंक कर हकलाया, तो ताया जान, आप यहाँ? सामने जफर शाह खड़े थे, हाथ पीछे बने हुए, रोबदार और संजीदा शख्सियत के मालिक। अभी वो कुछ कहते ही उसके पीछे से एक शौक मसनूई मोहब्बत भरी आवाज आई, अरे महक बेटा, तुम्हारा पार्सल आया है। ये जहान आ रहा थी। महक की माँ एक चालाक, शातिर, दो चेहरे रखने वाली औरत। शाल जवेरिया और महक ने उन्हें देखा। वो आगे बढ़ी और सामने आते ही अजनबियत ओढ़कर बोली, अरे अच्छी, आप यहाँ तो देखती हूँ। गफर शाह ने एक आईब्रो उठाकर देखा। जहान आरा ने मसनूई अदाकारी के साथ कहा, हाँ, यानी आप भी आप ही का तो घर है, आप जहाँ चाहे आ जा सकते हैं। मैं तो बस, फिर उन्होंने फौरन मौजू बदला और महक की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो बस इसको लेने आई थी, इसका पार्सल आया है ना। चलो महक। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ा और ऐसे तकरीबन घसीटती हुई कमरे से बाहर ले गए। महक भी साथ चल पड़ी। सीढ़ियां चढ़ते हुए महक ने हैरानगी से पूछा, मामा, पार्सल तो दरवाजे पर आया होगा, नीचे चले ना। जहां नारा ने उसे चपट लगाई, पागल लड़की, बचा रही हूँ तुम्हें जेबची से। कोई पार्सल नहीं आया। मुझे पता है ना, वो अपनी बेटी को तो डांटेंगे नहीं, बस तुम्हें ही कहेंगे। महक ने मुंह बनाया और कहा, ओ, तभी मैं कहूँ, मेरा पार्सल तो आज नहीं बल्कि कल आने वाला है। जान आरा ने गुस्से में सिर हिलाया। चलो यहाँ से, कोई सुन लेगा। कमरे में चलो और बताओ आज इस मोटी के साथ क्या क्या किया। महक हंस पड़ी, मामा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कम ऑन। वो दोनों हंसते हुए चलती गईं। जहान आरा ने तंजिया अंदाज में कहा, हाँ हाँ, बड़ी है बेस्ट फ्रेंड। महक ने शाल के मोटापे का मजाक बनाते हुए हाथ फैलाए और मुंह गोल किया और हंसने लगी। दोनों माँ बेटी के कहा लगाती कमरे की तरफ बढ़ गईं। दूसरी तरफ दूसरे कमरे में इशाल जवेरिया अपने पापा जफर शाह के सामने खड़ी थी। जफर शाह तेवरी चढ़ाए उसे देख रहे थे। इशाल जवेरिया चुलबुले अंदाज में हंसती हुई आवाज निकाली, पापा, हमारे स्वीट स्वीट पापा, हमारे क्यूट क्यूट से पापा, पापा। ये कहते ही वो आगे बढ़कर उनके बाजू से लिपट गई। जफर शाह जो हंसी रोक रहे थे, आखिरकार मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर चुप्पी मारकर कहा, देखा कैसे आपकी सच्ची बहाना बनाकर महक को बचा कर ले गई। इशार जवेरिया हंसी, सच्ची भी ना, वो समझती हैं आप डांटेंगे, जबकि आप तो स्वीट स्वीट से हो। जफर शाह ने संजीदगी अपनाकर पूछा, आज फिर पॉइंट से आ गई आप दोनों। इशार जवेरिया सीधी होकर बोली, पापा, क्या हर रोज गाड़ी में आना जाना, कभी खुली हवा में रहना चाहिए, धूप लगनी चाहिए, हम दुनिया से कट जाते हैं। जफर शाह ने संजीदा लहजे में कहा, बेटा, आप नहीं समझोगी, आप एक टॉप बिजनेस टाइकून घराने से ताल्लुक रखती हैं, बहुत खतरा हो सकता है। यही वजह है इकबाल आप दोनों के साथ रहता है। जैसे आप जरूरी हो, वैसे ही महक भी मेरे लिए जरूरी है। आप दोनों की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। विशाल जवेरिया ने नन्ही से कहा, पापा, जैसे दुनिया सबके लिए है, वैसे ही हमारे लिए भी तो।
उसके जवाब में जफर शाह ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। आप नहीं समझोगी बेटा, विशाल जवेरिया ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। यूं लगा जैसे दुनिया के सारे दुख खत्म होकर वो अपने बाप की मोहब्बत में छुप गई हो। उसी लम्हे सामने से विशाल जवेरिया की माँ तहसीब बेगम दाखिल हुई। बावक़ार, मुहज़्ज़ब और सुलझी हुई खातून थी। उन्होंने आते ही अपने शौहर जफर शाह से कहा, ओहो, यहाँ तो देखें, दोनों बाप बेटी जैसे एक बने बैठे हैं। और हमें क्या कहा था? आज तो मैं विशाल जवेरिया को नहीं छोड़ूंगा। हर दिन ये सिक्योरिटी तोड़कर लापरवाही करती है। विशाल जवेरिया और जफर शाह सीधे हो गए। विशाल जवेरिया ने फौरन कहा, मम्मा, पापा सबसे अच्छे हैं, वो हमें देखकर सारा गुस्सा भूल जाते हैं। जफर शाह ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से कहा, बिल्कुल सही कहा मेरी गुड़िया ने। तहजीब बेगम आगे बढ़ी, हमारी बेटी है ही इतनी प्यारी, इसे देखकर सबका दिल नरम पड़ जाता है। ये सुनते ही विशाल जवेरिया की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। जफर शाह ने फौरन उसके तासुरात को महसूस किया। क्या हुआ मेरी शहजादी? विशाल जवेरिया चौंक कर सीधी हुई और मसनून शरारत से बोली, कुछ नहीं पापा, बस बहुत थकावट हो गई है, हमें सोना है। तेजी बेगम ने एकदम कहा, कैसे? तेरे कुछ खा तो ले। विशाल जवेरिया ने फौरन जवाब दिया, नहीं, भूख नहीं, और वैसे भी महक ने हमें जबरदस्ती फारिज भाई के समोसे खिलाए थे। जफर शाह ने मोहब्बत से कहा, चलो ठीक है, लेकिन खाने पीने का ख्याल रखा करो, बिल्कुल बंद ना करो, अब आराम करो। जी पापा, विशाल जवेरिया ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। जफर शाह बाहर चले गए। तेजीब बेगम ने तशवीश से पूछा, पक्का खाया था? विशाल जवेरिया ने झूठ बोलते हुए कहा, जी मम्मा, खाया है। अब प्लीज ज्यादा बात ना करें, हमें सोने दें। तेजीब बेगम आखिरी नजर बेटी पर डालकर बाहर चली गई। कमरे में विशाल जवेरिया आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने जिस्म को देखा, डबल चिन, मोटी कलाइयां, भरा हुआ बदन। उसकी आंख में आंसू तैरने लगे। ड्रेसिंग टेबल से माँ बाप की तस्वीर उठाई और आहिस्ता बोली, सॉरी मम्मा, पापा, हमने झूठ बोला, हमने कुछ नहीं खाया, मगर हम क्या करें, आप लोग मानते ही नहीं कि हमारा मोटापा खाने से ही बढ़ता है। उसकी आवाज कपकपा गई। आखिर हमें ही अल्लाह ने क्यों मोटा बनाया? हमारे पास सब कुछ है, बस एक खुशी नहीं। काश हम गरीब घर में पैदा होते, पर ऐसे मोटे तो ना होते। वो आईने के सामने टूटती रही, रोती रही, खुद को कोसती रही। दूसरे वहीं उसी महल नुमा घर के दूसरे कमरे के बीचों बीच बड़े से शीशे के सामने महक बेहद नाजो अंदाज से अपनी खूबसूरती का जायजा ले रही थी। कभी बाल संवारती, कभी लिपस्टिक दुरुस्त करती और कभी चेहरे के जाविये बदलकर खुद को देखकर खुश होती। पीछे सोफे पर टांग रखे जहान आरा चाय की चुस्कियां लेते हुए अपनी बेटी से यूनिवर्सिटी की सारी रिपोर्ट ले रही थी। महक एक तरबियत याफ्ता तोते की तरह फखरिया लहजे में पूरे दिन की रवादात दोहरा रही थी। कौन आया, कौन बोला, किसने उसकी तारीफ की, कौन उससे हसद कर रहा है, या फिर उसे हसद समझना बस उसके जहन की इंतहा थी। आखिरी सतर पर आते ही उसने आईने में खुद को देखते हुए नाक चढ़ाकर कहा, मामा, मुझे समझ नहीं आती, आखिर ऐसा क्या है उस विशाल जवेरिया में, क्यों सब उसकी तारीफ करते हैं? मेरा मतलब, खूबसूरती में तो उससे अव्वल हूँ मैं। काश दिमाग में भी इतना ही शानदार होता, तो आज पूरी क्लास में मेरी बात चलती, ना कि उसकी। जहां नारा उसके करीब गई और फक्र से मुस्कुराते हुए बेटी के रेशमी बालों को पीछे किया और नरम मगर चालबाज आवाज में कहा, कोई बात नहीं मेरी शहजादी, पढ़ाई में आगे ना सही, खूबसूरती में तो सब पर भारी होना। महक और भी दिलेर होकर बोली,
तो फिर सब उसकी इज्जत क्यों करते हैं? हर काम में उसे उसे ही क्यों सराहते हैं? मुझे तो इस फेस को दोस्त बना के अपने साथ रखने में भी शर्म आती है। लोग पूछते हैं कौन है, और मुझे इतनी शर्म आती है बताते हुए कि मेरी कजन है ये। जहां नारा ने आहिस्ता से हंसते हुए आंख दबाई। बस कुछ और साल ये ड्रामा चलने दो, यूनिवर्सिटी मुकम्मल हो जाने दो, फिर देखना तुम्हारी माँ सब संभाल लेगी। महक ने चौंक कर पूछा, आखिर आप करना क्या चाहती हैं मामा? जहां नारा की आंखों में चमक उभरी, दांत भींचे मगर होंठ मुस्कुराते रहे। बेटा, तुम्हें सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनना है ना? महक ने फौरन चेहरे पर लालची चमक के साथ बोली, हाँ, फिर मैं और फारिस यहाँ रहेंगे। जहां नारा ने इत्मीनान से सिर हिलाया और चाय का आखिरी घूंट पिया। बस फिर वही करो जो मैं कह रही हूँ। याद रखो, वक्त आने पर भी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और फिलहाल हम यही काम कर रहे हैं। महक हंसते हुए माँ के गले लगे। आई लव यू मामा, आप दी बेस्ट हो पूरी दुनिया में। दोनों अपनी जीत के मंसूबे बना रही थी कि इतने में दरवाजा जोर से खुलकर एक छोटी सी गूंजती आवाज अंदर दाखिल हुई। मामा, मुझे मदरसे जाना है, मेरा स्कार्फ कहाँ है? कमरे में लाइबा दाखिल हुई, जो सादा, बाहया और मासूम तबीयत की लड़की थी। महक ने उसे सिर से पांव तक देखा, इसे देखा जैसे कोई मलका फकीरनी को देखती है, और फौरन मुंह बनाकर पीछे हट गई। लाइबा ने अफरा तफरी में कहा, मामा, ढूंढा है, कहीं नहीं मिल रहा। जहां नारा ने लापरवाही से जवाब दिया, जहां रखा था वही होगा ना, जाकर ढूंढो। महक लाइबा महक की तरफ मुड़ी और अपने शरारत से मुस्कुराकर कहा, ओह, महक आती, आज आपके सेकंड लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना था ना, क्या आया? या फिर इस बार भी पापा और ताया जान को पैसे देकर वापस से पास करवाना पड़ेगा? महक ने गुस्से से मुट्ठियां बंद कर ली। पहले चेहरा सुर्ख हुआ, फिर आंखों में जहर उतर आया। ज्यादा बकवास मत करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। लाइबा ने हंसते हुए दूसरा तीर भी छोड़ दिया। आपी, बड़ी तो आप शाल जवेरिया आपी से भी हैं, पूरे 6 साल, फिर भी उनके साथ क्लास में पढ़ रही हैं। अब तो महक आग बगोला हो गई। बकवास बंद करो, छोटी हो, छोटी बन के रहो। लाइबा ने तीसरा तीर मारा। हाँ हाँ, भले छोटी हूँ मगर कभी फेल नहीं हुई आपकी तरह। ये सुनते ही महक उसकी तरफ मारने को बढ़ने ही वाली थी कि जहां नारा बीच में आ गई। बस, तुम दोनों बहनें हो, लड़ाई बंद करो। लेकिन लाइबा फिर भी चुप ना रही। मामा, आप हमेशा इनका साथ क्यों देती हैं? जहां नारा ने भड़कते हुए उस पर हाथ उठाने वाली थी कि अचानक पीछे से एक बावकार और बुर्दबारी से आवाज आई और उनका हाथ रोक लिया। दरवाजे पर तेजी बेगम खड़ी थी, पूरे घर की असली मलका और असली फैसला करने वाले खातून। उन्होंने लाइबा को पीछे किया और तहम्मुल से बोली, जहां नारा, ये क्या कर रही हैं आप? बच्ची अब छोटी नहीं रही, हाथ ना उठाएं इस पर। जहां नारा का चेहरा पल में बदल गया। तलाकी ने गुस्से को पर्दे के पीछे छुपा दिया। तेजी बेगम ने लाइबा को प्यार से देखा। बेटा, आप क्यों परेशान कर रही हैं मामा को? लाइबा ने इल्तिजा करते हुए कहा, ताई जान, मैंने परेशान नहीं किया, मैं तो बस इंसाफ मांगने आई थी। जहां नारा ने शफकत से कहा, आपको स्कार्फ चाहिए ना, आप शबाना आंटी से कहो, वो नया निकाल कर दे देंगी। लाइबा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने प्यार से जवाब दिया, थैंक यू ताई जान, और वो भागती हुई कमरे से निकल गई। कमरे का माहौल पुरसुकून जरूर हुआ, लेकिन लाशऊर में तूफान मजीद गहरा हो गया। किसी को खबर नहीं थी कि इस घर में रिश्ते खून से नहीं, चाल, लालच और महरूमी से मजबूत हो रहे थे।
कमरे में उस वक्त ऐसी गहरी खामोशी छाई हुई थी जैसे अल्फाज भी डर के मारे कहीं छुप गए हों। महक और उसकी माँ जहान आरा एक दूसरे की तरफ खामोश मगर फिक्रमंद नजरों से देख रही थी। उन दोनों के जहन में सिर्फ एक ही खौफ समा चुका था, क्या तहजीब बेगम ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। मगर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तहजीब बेगम ने कुछ नहीं सुना था। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ी और जहान आरा का हाथ नरमी से थामते हुए बोली, जहान आरा, आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। आप जानती हैं ना, हमारी लाइबा अब बड़ी हो रही है। इस उम्र में ऐसी बातें, ऐसे रवैये बच्चों पर असर छोड़ देते हैं। जान आरा ने एक गहरी सांस ली और बेचारी बनी आवाज में कहा, क्या करूं जेठानी जी, वो तंग ही इतना करती है, मेरी महक से बस जलती रहती है। तेजी बेगम ने मोहब्बत भरे मगर संजीदा लहजे में समझाया, जलन नहीं, इस उम्र में बगावत जन्म लेती है। अगर अभी दिल में आग लग गई तो बाद में रिश्ते जल जाते हैं। जान आरा फौरन बात पलटते हुए फर्मा बरदार औरत के अंदाज में बोली, जैसा आप कहें जेठानी जी, वैसे भी आप और जॉर्ज जी की बात तो जहान आरा ऐसे भी कभी नहीं टालती, हमेशा मानती है। इस पर तेजी बेगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। अगर कभी कुछ गलत लगे तो कह दिया करें, बात छुपाने से रिश्तों में फासले बढ़ते हैं। जान आरा ने चापलूसी भरी मुस्कुराहट से फौरन कहा, जी जी जेठानी जी, आप जो भी कहती हैं हमारी भलाई के लिए ही तो कहती हैं। पीछे खड़ी महक अपनी माँ की अदाकारी, मक्कारी और मसनूई फर्माबरदारी देख रही थी और दिल ही दिल में तंजिया सोच रही थी, वाह मामा, क्या जबरदस्त ड्रामा करती हो। उसी दौरान तेजी बेगम ने नरमी से महक को मुखातिब किया, बेटा, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। पहले तो हम आपके कमरे में गए मगर आप वहां नहीं थे, इसीलिए हम यहाँ आए। महक फौरन मुअद्दब और सुलझी हुई बन गई, जी भाईजान। तेजी बेगम ने नरमी मगर मुशाहिदा भरी नजरों से पूछा, शायद जवेरिया ने आज खाना नहीं खाया। कह रही है कि महक ने यूनिवर्सिटी में जबरदस्ती खिलाया है। महक के जहन में फौरन जहरीला ख्याल आया, हाँ ना खाए, भैंस कहीं की, कम से कम धरती का बोझ तो कम हो। मगर जबान से मक्खन की तरह नरम झूठ निकला, जी ताईजान, उसने मेरे साथ ही बिरयानी खाई थी। तेजी बेगम ने आहिस्ता से भवें उठाई, मगर उसने तो बताया कि आप दोनों ने समोसे खाए हैं फारिस के। महक के दिल की धड़कन तहे दर से फिसल कर कदमों में आ गिरी। आवाज हिचकिचा गई, वो मेरा मतलब, जी बाद में खाए थे। ये सुनते ही तहजीब बेगम हल्का सा हंसी और जहान आरा की तरफ देखकर बोली, कितनी मासूम है हमारी दोनों बच्चियां, ना झूठ बोल पाती हैं ना कुछ छुपा पाती हैं। महक ने एकदम कहा, तो ताई जान, वो सॉरी मम्मी, मैं खिला दूंगी। वो कह रही थी कि तहजीब बेगम ने मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहा, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं बेटा, हम जानते हैं कि आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोला। महक तो जैसे जान में जान आई, महक की तो जैसे जान में जान आई। वो झूठा मुस्कुराई। जहान आरा ने भी झूठा टेका लगाया, हाँ जी जेठानी जी, हमारी बच्चियां तो वैसी ही हैं जैसे एक जिस्म दो जान। महक जब मुश्किल में पड़ती है तो विशाल जवेरिया बचाने आ जाती है, और ऐसे ही जब वो मुश्किल में जाती है तो मेरी बच्ची महक बचाती है अपनी बहन को।